हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पूर्वावलोकन जो घटना चक्र के नाम से आती है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 1990 से लेकर 2024 तक प्रश्नों का संकलन है। आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक चला है। और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन भारत अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। तो ये शॉर्ट नोट है, इसमें हम इम्पोर्टेंट पढ़ के आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें याद रखना है आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773। बंगाल का गवर्नर जनरल जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इसके बाद 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया वो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। कंपनी भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि द्वारा निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। कब? 1853 के चार्टर एक्ट से। अब हम लोग प्रश्न कोश में आते हैं। पहला आपका प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, लेकिन इसकी स्थापना हुई है 1774 में।
और इसके एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दो कथन है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो लेमेस्टर नहीं थे, इसमें एलिजा एम्पे थे। अगला है, हम कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसका आंसर लगेगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है नियामक अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली है चार्टर अधिनियम 1813 से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति है चार्टर अधिनियम 1833 से। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत चीन तथा चाय के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत व्यापार को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा कथन, दोनों कथन ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ समाप्त एकाधिकार बना रहा। चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1813 के तहत ये एकाधिकार को समाप्त किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। अब ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम, इसके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बिंदु है। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। वायसराय कब कहा गया, किस अधिनियम से? तो 1858 के अधिनियम से। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।
परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? 1909 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरा है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसमें आपका आंसर है 2 और 3 सही है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। और जिसमें इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 ना होकर 5 थी, इसलिए ये गलत हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को लागू किया गया। लेकिन यहाँ पर 20 जून 1892 को लागू किया गया, ये स्टार बना है क्वेश्चन पर। 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। दूसरा है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, जबकि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 अधिकतम 16 कर दी गई, तो ये भी गलत है। तीसरा है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक
बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है, इसलिए स्टार बना है। इसमें तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई है और ये 1935 के अधिनियम से हुई है। और इसके प्रमुख न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन स्थापित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? मालूम ही है, भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित कौन से आरक्षित विषय माने गए? तो इसमें न्याय प्रशासन, तीसरा भू राजस्व, चौथा पुलिस। किस अधिनियमों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। किस एक्ट के द्वारा बनाई गई द्विसदनी? तो ये बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय विधायिका लाया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो केवल ये दूसरा पॉइंट ठीक है। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई? 1919 का अधिनियम के द्वारा। केंद्र विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1919 के तहत 1926 और 1945। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के खिलाफ जो अध्यादेश लाया जाता है तो अनुच्छेद 123 के तहत लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो यही आंसर है आपका। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यही गलत है, बाकी सब सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग हुई है 1934 मई 1934 में। स्वराज पार्टी ने रखी थी रांची में। 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने रखा था। 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया भारत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। संविधान सभा की कुल संख्या थी 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गईं। 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों या प्रत्येक में से किया जाना था। संविधान के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं। उसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। संविधान सभा मुक्त अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वाइस राय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 207 सदस्य ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक
संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत तथा होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया 114 दिन में और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। और जिस दिन लागू हुआ उस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गेश, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती और दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्कर, अम्मू स्वामीनाथन, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, किसने कहा? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया। तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल किया गया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने रखा? तो स्वराज पार्टी 1934 में। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? MN राय ने। इसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। महात्मा गांधी ने एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसमें दूसरा पॉइंट सही है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। इसमें आपके शामिल नहीं थे विलियम वुड। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना
1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राव थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है पर कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में है? तो संविधान सभा के विषय में वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही। तीसरा सही है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये तीसरा। और चौथा सही है। पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये दोनों गलत हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना थी। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसका ए और डी सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई है, एंग्लो इंडियन है, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका आंसर है भारत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। भारत की संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई, सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि गलत है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पाँचवीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने।
भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। जब राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव द्वारा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन हुआ है 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए दिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। कथन 2 है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियों तक व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति। दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसमें सबसे पहले है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को है। दूसरे नंबर पे है प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। तीसरा, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? तो जन्म हुआ 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1956 में। उनका जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुई है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रगति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये एक और दोनों सही है। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। AR दोनों सही है परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा की प्रमुख समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपमार्जित एवं आंशिक रूप से अपमार्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति है गोपीनाथ बारदोलाई। अपवार्जित और आंशिक रूप से अपवार्जित क्षेत्रों असम अतिरिक्त संबंधी उप समिति AB ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष P पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष GB मावलंकर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ये हुई है 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। 1 और 2 दोनों सही है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? SC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो KM मुंशी हैं। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य BT ऊषा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव। आज के लिए इतना। इसके आगे कल कंटिन्यू लगातार पूर्वावलोकन जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।